खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल जानने के लिए। एसजीपीजीआई पहुंचे और उनकी सेहत की जानकारी ली। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से कल्याण सिंह बीमार हैं, एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा है और जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तबीयत खराब होने से कई दिनों से एसजीपीजीआई में कल्याण सिंह का इलाज चल रहा है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहले भी 2 बार उनका हालचाल लेने के लिए जा चुके हैं, लेकिन चूंकि इस बार तबीयत ज्यादा खराब थी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं हालचाल जानने के लिए। उन्होंने कल्याण सिंह की सेहत का हालचाल जाना। नेता सम्माननीय कल्याण सिंह जी को उनके स्वास्थ्य यहाँ एसजीपीजीआई में वो कर रहे हैं, तो उनको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी इच्छा थी कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करें। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, तो हम आज दिल्ली से आए इस कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी भी उनको देखने के लिए आए और साथ में योगी जी और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और सभी मंत्रीगण थे। यहाँ उनके साथ मुलाकात में ध्यान में ऐसा आया कि उनकी तबीयत में वो स्टेबल हैं और सुधार तीव्र गति से हो रहा है। कल जो उनकी तबीयत थी उससे आज काफ़ी बेहतर थे और डॉक्टर्स के साथ जैसी बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि वो मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हम सबको विश्वास है कि वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उनका स्वस्थ लाभ हो और वो फिर से सामाजिक जीवन में और उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहे। यहाँ की जो व्यवस्था मैंने देखी एसजीपीजीआई की, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से उन्होंने कल्याण सिंह जी की ट्रीटमेंट और जो ट्रीटमेंट का प्लान बनाया वो बहुत ही उत्तम तरीके का बनाया है, फुल प्रूफ बनाया है और इसके कारण बहुत कम समय में तीव्र गति से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। मैं यहाँ के डॉक्टर्स की टीम को भी बधाई देता हूँ और जो उन्होंने कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रखा है वो उसके वही बेस्ट जज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे जल्द से जल्द इन्फेक्शन दूर होगा और वो स्वस्थ होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे यहाँ आने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ का मैंने क्रिटिकल केयर सेंटर भी देखा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर मैंने पाया। बहुत से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इतना उत्तम किस्म का क्रिटिकल केयर सेंटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। मरीज़ों को इसका लाभ मिलता होगा और मिलता है, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं फिर से कल्याण सिंह जी की दीर्घायु और स्वस्थ होने की जल्द स्वस्थ हों ये कामना करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर्स उन्हें स्वस्थ करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि मीडिया में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, संसद की कार्रवाई में तैयारी से आएं, मंत्रालयों में खर्च की कटौती पर ध्यान दें। तो ये प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश दिया है अपने मंत्रियों को। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई और जो पहली ताकीद मिली है वो ये मिली है कि जो उल जलूल बयानबाजी होती है उससे मंत्री बचें, अनावश्यक तौर से कुछ भी बोलने से बचें, क्योंकि बीजेपी में तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो कुछ भी बोल देते हैं और पूरी पार्टी की फजीहत हो जाती है। ऐसे में नए मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने सलाह दिया है कि आप लोग बोलने से बचिए, बिना जरूरत के तो बिल्कुल मत बोलिए और संसद की कार्रवाई में तैयारी के साथ मंत्री आए। ये भी निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से मिला है और ये भी निर्देश दिया गया है कि जो मंत्रालयों का खर्च है उसमें कैसे कटौती हो सकती है, इस पर मंत्री ध्यान दें। और करीब 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा जनसंख्या बेशक विकास में बाधक है और इसी के मद्देनजर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए सीएम योगी नई जनसंख्या नीति जारी करेंगे। उन्होंने जनसंख्या संतुलन के लिए समुदाय केंद्रित कार्यक्रमों पर जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही 2021 और से 2030 की अवधि के लिए प्रस्तावित नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को आसानी से सुलभ कराया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ नवजात और मातृ मृत्यु दर को भी कम करने की कोशिश की जाएगी। किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल की समुचित व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम ने स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रदेश में निवर्तमान जनसंख्या नीति 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है और ऐसे में 2026 और 2030 तक के लिए 2 चरण में अलग अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए गए। और जिला पंचायत चुनाव की तरह ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अपने कई प्रत्याशियों को नामांकन नहीं होने पाने के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राज्य निर्वाचन आयोग से नामांकन के दौरान हुई कई जिलों में हिंसा और बवाल की शिकायत की। वहीं उन्होंने एबीपी गंगा को भी पंचायत चुनाव की अभूतपूर्व कवरेज के लिए धन्यवाद दिया है कि एबीपी गंगा की कवरेज की वजह से कई जगहों पर चुनाव के दौरान गड़बड़ी की कोशिश की गई, लेकिन वो गड़बड़ी नहीं हो सकी। सबसे पहले अनुभव जी, हम आपको और आपके चैनल को और इस प्रदेश में जितने भी चैनल सबको धन्यवाद देते हैं, विशेष करके एबीपी गंगा को, कि पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव में चैनल के लोगों ने जनता की बात, प्रशासन की बात, मतदाता की बात, प्रस्ताव की बात, पार्टियों की बात को पूरी तरीके से दिखाया। जब से जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस चुनाव में बीजेपी जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव में बहुत पिछड़ गई थी। आप सबने दिखाया, बीजेपी वहीं से बौखला गई और बौखला करके जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरीके से धांधली, प्रशासनिक बल का, आर्थिक बल का और बीजेपी के गुंडों का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव को प्रभावित किया। और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान सिद्धार्थनगर में जमकर बवाल हुआ। हालांकि बवाल कई जिलों में हुआ। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे की पत्नी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नामांकन भरने पहुंचे माता प्रसाद पांडे से पर्चा ही छीन लिया गया। इस दौरान उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया, जिससे सपा कार्यकर्ता काफी गुस्से में नजर आए और पर्चा छीनने वाली जो ये हरकत हुई है, ये कई जिलों में हुई है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान पवई ब्लॉक में नामांकन करने को लेकर सपा और भाजपा के प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। भाजपा से रमाकांत यादव, पूर्व सांसद फूलपुर के विधायक अरुणकांत यादव के भाई वरुणकांत प्रत्याशी हैं। सपा की ओर से ओमकार यादव प्रत्याशी हैं और जब नामांकन के लिए पहुंचे तो यहां पर हंगामा खड़ा हो गया। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। और प्रतापगढ़ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ गईं। सेंट्रो कार की पिछली सीट पर बैठे युवक के हाथ में पिस्टल नजर आई। 32 गाड़ियों के काफिले में शामिल सेंट्रो कार में पिस्टल के साथ एक युवक दिखा। रानीगंज विधायक धीरज ओझा के भतीजे का नामांकन कराने के लिए लोग पहुंचे थे। शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुख भतीजे सत्यम ओझा के नामांकन में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ गईं और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर यह पूरा तमाशा देखता रहा। और फतेहपुर में आज 13 ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं नामांकन के दौरान तेलियानी ब्लॉक के बाहर सपा और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए और स्थिति मारपीट तक उतर आई। दोनों पार्टी के समर्थक मारपीट पर उतारू हो गए। ब्लॉक परिसर के बाहर खड़ी पुलिस फोर्स के सामने ये सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस यहां पर भी मौन रही। वहीं भाजपा समर्थकों ने सपा समर्थकों की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे उनकी कार के शीशे टूट गए। नामांकन स्थल से एक बीडीसी प्रस्तावक को असलाहधारी भाजपा समर्थक जबरन खींचकर अपने साथ ले जाने लगे, जिसको लेकर काफी देर तक बवाल मचा रहा। अभी 3 दिन नामांकन हुए हैं। कुल जनपद फतेहपुर में 13 ब्लॉकों का सभी ARO नियुक्त हैं। सभी जगह पर समुचित रूप से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन दोनों तरफ से व्यवस्था इसमें की गई है। जो नामांकन है अभी 3 बजे तक नामांकन होगा, तो कंप्लीट जो नामांकन कितने टोटल हुए हैं वो 3 बजे के बाद ही किसके होगा।
और सहारनपुर में गंगोह ब्लॉक में सपा प्रत्याशी बबली चौधरी का नामांकन रद्द होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। बबली चौधरी गाड़ी के आगे लेट गई। वहीं सपा जिला अध्यक्ष रुद्र सेन धरने पर बैठ गए। इस दौरान मौके पर सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो जिसे जो सही लगा वो उस तमाशे को करता रहा। एक महिला पहुंची थी, वो वहां पर लेट गई। एक बड़े नेता धरने पर बैठ गए। सपा प्रत्याशी बबली चौधरी का नामांकन रद्द हुआ तो बवाल बढ़ गया। वो गाड़ी के आगे लेट गई। सपा जिला अध्यक्ष रुद्रसेन धरने पर बैठ गए और काफी देर तक यहां पर भी बवाल मचा रहा। बरेली में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के बाद पार्टी नेता धरने पर बैठ गए। इनका आरोप है कि भाजपा नेता ने पर्चा खारिज कराया है। दरअसल यहां पर बहेड़ी विधायक छत्रपाल के भतीजे दुष्यंत की पत्नी स्नेहलता गंगवार प्रत्याशी हैं। सपा के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी वफाउर रहमान ने शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वोट न डालने दे क्या, तो आप क्या करना चाहेंगे? और कानपुर देहात की बात करें तो नामांकन स्थल में जबरन बीजेपी विधायक निर्मला संघवार घुस गईं। बीजेपी विधायक के सामने एसडीएम गिड़गिड़ाती रहीं। नामांकन स्थल में जबरन जाने को लेकर उन्हें रोका गया, लेकिन दबंगई के साथ वो नामांकन स्थल में घुस गईं। देखिए, एसडीएम उनको समझा रही हैं, मना कर रही हैं कि ऐसा सही नहीं है, वो यहाँ ना आए, लेकिन निर्मला संघवार अपने विधायकी के रसूख में घुसती चली गई। मानी नहीं वो किसी की बात। बीजेपी प्रत्याशी राधा दुबे के नामांकन प्रक्रिया के दौरान जबरन तरीके से नामांकन स्थल में जाती नजर आई। एसडीएम रसूलाबाद अंजू वर्मा विधायक को नामांकन स्थल से बाहर जाने को लेकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती नजर आई, लेकिन विधायक नहीं मानी। नियमों को ताक पर रखकर नामांकन स्थल में घुसकर उन्होंने सत्ता का जलवा दिखा दिया। हाथ जोड़ती एसडीएम अंजू वर्मा बीजेपी विधायक निर्मला संघवार के सामने बेबस और लाचार नजर आई। वो रोक नहीं सकी उन्हें। और लखीमपुर खीरी में पसगुआ ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लेकिन इस दौरान महिला से बदसलूकी का मामला हैरान करने वाला रहा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स महिला के साथ बदतमीजी पर उतारू है। आप देखिए, पसगुआ ब्लॉक के नामांकन का पूरा मामला है लखीमपुर खीरी में। ये वो जिला है जहां से कल एक गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन आप अनुशासन देखिए, अनुशासन की धज्जियां उड़ रही हैं। एक तरफ जिले को बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिल रही हैं, जिला पूरे देश के फोकस में है, और दूसरी तरफ अब ये फोकस है कि बदनामी की स्थिति पैदा कर दी है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र से है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कहना है सरकार की बातचीत को लेकर? उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत की पहल करे, और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है। लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान को सरकार की ओर से अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकें। पहली बात तो ये है कि वे फेयर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए, बातचीत करें, और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करें, कानून ख़त्म नहीं होंगे, और आन के बातचीत कर ले, धरना ख़त्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी। एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है,
और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी। 14 जुलाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी। वकीलों की समस्याओं को देखते हुए फैसला लिया गया है। कोरोना के कारण अब तक वर्चुअल सुनवाई हो रही थी और सबसे मुसीबत उन वकीलों को हो रही थी जो कोर्ट नहीं जा पा रहे थे। आमदनी के जो साधन थे वो रुक गए थे और वकीलों की तरफ से मांग भी की जा रही थी कि उनके बारे में हाई कोर्ट या बार काउंसिल सोचे। अब 14 जुलाई से फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। कानपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां पर एक रोडवेज बस नदी में पलट गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्री नदी में कूद गए। यात्रियों को बस से निकालने के लिए शीशों को तोड़ा गया और नदी में कूदने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा। आप देखिए, ये पुलिया से नीचे बस गिरी थी। हालांकि राहत की बात ये रही कि सभी को सुरक्षित बचाया गया और देखिए किस तरीके से लोग शीशों से बाहर निकलकर अपनी जान बचा रहे हैं। किसी को ज्यादा चोट भी नहीं आई है। स्थानीय लोगों की जो मदद थी वो इन लोगों के लिए बहुत राहत वाली रही, क्योंकि स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए और मिलकर इन्हें बाहर निकाल लिया गया, बचा लिया गया। मामला बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के धौलसार का है। और पुलिस ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करीब 4 साल से चल रहे हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया, जबकि एक शख्स मौके से फरार होने में कामयाब रहा। खबरों के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आई महिला जीवनसाथी.com वेबसाइट पर युवाओं से दोस्ती करती थी। इसके बाद उन्हें अपने फ्लैट पर बुलाती थी और वहां पर उनका वीडियो बनाकर रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी और फिर अपने दोस्त की मदद से पीड़ित को ब्लैकमेल करके उनसे 5 से 10 लाख रुपए वसूल लेती थी। दरअसल इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब आरोपियों ने एक बैंक मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसा लिया, उससे 5 लाख रुपए वसूलने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद बिसरक पुलिस की जांच में इस गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। आरोपी महिला शिवानी के पति की मौत 4 साल पहले हो गई। थाना बिसरक में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करा गया है, एक महिला एक पुरुष। इसमें जो चीज़ सामने आई है उसमें ऑनलाइन साइट्स के ऊपर जैसे शादी.com, जीवनसाथी, इसमें जो लोग अपना रिश्ते के लिए डालते हैं उनसे ये लोग कांटेक्ट में आते हैं, उनसे रिश्ते की बात करते हैं और फिर उनसे मिलने जुलने की वो प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद जब वो लोग इनसे मिलते हैं, ये बाद में उनके ऊपर झूठा 376 का मुकदमा लगवा के उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो ऐसा ही केस हमारे सामने आया था। जो वादी हैं उनसे जानकारी की गई तो उनसे भी पैसे की डिमांड की गई थी और फिर पुलिस को जैसे जानकारी हुई, पुलिस ने इनको तत्काल अरेस्ट किया। जालौन की जहां पर गाड़ी हटाने को लेकर नशे में धुत शराबी युवकों का तांडव एक परिवार पर कहर की तरह टूटा। नशे में धुत शराबी युवक ने अपने एक साथियों के साथ में घर में घुसकर महिला के साथ जमकर मारपीट की। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। आप देखिए, ये तस्वीर भी सामने आई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग पहुंचे और महिलाएं भी मारने वालों में हैं। महिला का घर का दरवाजा जो था उसे तोड़कर बुजुर्ग समेत घर के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। दिन दहाड़े हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आप देखिए, बेल्ट से मारा जा रहा है, हाथों से मारा जा रहा है और मारने में महिलाएं भी। तोरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले की ये घटना।